हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। तो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जिसमें अपन ने की थी बेसिक चर्चा, देखा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ओके, कैसे आया ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले किसने दिया था? हर्ट्ज साहब ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, अपने पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में, और फटाक से हमारा पिछला लेक्चर देखिए। उसके बाद आप लोग देखिए हमारा ये वाला लेक्चर, तब आपको और मज़ा आएगा इस लेक्चर को देखने में। ओके, तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मेजर पोर्शन होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये जो हम पोर्शन आज डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इससे क्या हुआ था, कई सारी चीज़ें हमारी एक्सप्लेन अच्छे से हो जाती हैं और चीज़ें अपन को अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। और क्या होता है, इससे कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुए थे, कई सारे ग्राफ डेवलप हुए थे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। तो यहाँ पे कई सारे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस लास्ट अपना हमने जब लेक्चर किया था, मतलब कि पिछला लेक्चर, तो उसमें अपन ने लास्ट टॉपिक क्या देखा था, वेव थ्योरी और पार्टिकल नेचर के बारे में देखा था। तो हमने बताया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिपेंड किस पे है, पार्टिकल नेचर। क्योंकि आइंस्टीन ने जितनी भी एक्सप्लेनेशन की थी ना, जितनी भी एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में की थी, वो सब किसके लिए की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट को पार्टिकल मानते हुए की थी। बात समझ में आ रही है? लाइट को क्या मान के की थी उन्होंने, सारी चीज़ों में जितनी भी एक्सप्लेनेशन की थी सब में क्या माना था, उसको लाइट को पार्टिकल माना था। वेव नेचर से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, वेव नेचर से जो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो सारी उल्टी हुई जा रही थी, मतलब कि सारी रिवर्स प्रोसेस हुई जा रही थी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब फोटोन गिरता है तब वहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तुरंत का तुरंत, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ टाइम लगता है। तो वो ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से कंटेंट आप लोग जल्दी से कॉपी किताब खोलिए और अच्छे से लिखिए। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए जल्दी से और लिखिए। ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, हेडिंग डालिए, ड्यू टू फॉलोइंग नेचर, सॉरी, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न वेव नेचर शुड बी फेल्ड, वेव नेचर शुड बी फेल्ड। इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द वेव नेचर फेल्ड, द वेव नेचर फेल्ड बिकॉज, द वेव नेचर फेल्ड because there was no time lag between, there was no time lag between incident radiation and electron emission. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, according to wave theory photoelectric effect should occur for any frequency of light, but this was not show। जैसा कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था ना, उन्होंने सेम मेटल की, इस तरीके से सेम मेटल प्लेट ली थी, इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट गिराई थी। तो हमने क्या देखा था कि हर फ्रिक्वेंसी की लाइट फोटोन एमिट नहीं करती, जबकि वेव थ्योरी क्या कह रही है कि हम किसी भी फ्रिक्वेंसी की भी लाइट इसमें डाल दें मेटल सरफेस पे, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से वेव थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अब देखिए, आइंस्टीन ने यहाँ पे दो बातें बताई थी। देखिए क्या बातें बताई थी उन्होंने, ये बताया था जो फोटोन की एनर्जी गिरती है, फोटोन की एनर्जी क्या है, मतलब जो लाइट गिर रही है इसमें होते हैं फोटोन, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है h या फिर hc/λ0। ठीक है, तो इन्होंने बोला था ये जो फोटोन की एनर्जी गिर रही है, ये एनर्जी जब मेटल सरफेस पे गिरती है और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो एक्चुअल में ये एनर्जी दो पार्ट में न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। फर्स्ट क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है E=h, ये दो पार्ट में न्यूट्रलाइज्ड होती है। एक तो हमारा होता है वर्क फंक्शन, दूसरा हमारा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है कैसी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक, यानी वो एनर्जी होती है
जो इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन के बाद बचती है, जिसका यूज़ वो किस में करता है, काइनेटिक एनर्जी में करता है। बात समझ में आई, मूवमेंट में करता है अपने। तो ये चीज़ आइंस्टीन साहब ने बताई थी। तो आप लोग एक हेडिंग डालिए और उसमें लिख लीजिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। हेडिंग डालिए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन और उसमें पॉइंट बना के लिखिए he said that the energy which the photo bring, the energy which the photoelectric effect bring within the neutralize in two ways, within the neutralize in two ways। फर्स्ट एरो लगाइए इसी के नीचे और लिखिए गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम, गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द रेस्ट एनर्जी इज न्यूट्रलाइज फॉर, द रेस्ट एनर्जी इज न्यूट्रलाइज्ड फॉर गिविंग काइनेटिक एनर्जी, गिविंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड नेक्स्ट उसी के आगे से लिखिए काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, वहाँ से लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। एंड उसी के आगे से लिखिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज न्यूट्रलाइज्ड इनटू टू वेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज न्यूट्रलाइज्ड इनटू टू वेज, इनटू टू वेज। पहला किस में जाता है, वर्क फंक्शन, एंड नेक्स्ट किस में जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमारा बहुत ही अच्छी बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रूव होती हैं। बात समझ में आई है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इससे पहले कुछ थ्योरी हमारी बची हुई थी, उसको मुझे लिखवाना था, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नोट हो गया ये, चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग, अब हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये बहुत ही मेजर पार्ट होता है जिसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने जा रहे हैं भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट। इससे कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया था, कई सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा या नहीं सुना है, तो अभी आप नए नए टर्म के नाम सुनेंगे, ठीक है। जैसा अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कई सारे ग्राफ्स देखेंगे। अब देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उनका, इस टाइप से एक ट्यूब थी, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा और डायग्राम साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। डायग्राम आप लोग साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी थी एमिटर प्लेट, इसको हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। ये होती है कलेक्टर, सी का मतलब है कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने वाली, और ये होती है हमारी एमिटिंग प्लेट, ठीक है। एमिटर इसको बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी जो होती है, इससे क्या होता है, एमिटर, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। बैटरी हमारा सोर्स का काम नहीं कर रही है, इस बैटरी का काम है केवल और केवल क्या करना, बस
जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको पाथ प्रोवाइड करना, उनको क्या करना, पाथ प्रोवाइड करना, बस इतना काम है। बैटरी हमारा यहाँ पे सोर्स का काम नहीं कर रही है, ओनली पाथ को, मतलब ओनली ये क्या कर रही है, पाथ प्रोवाइड कर रही है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ये खुद इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर रही है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, जब यहाँ से रेडिएशन डालते हैं कौन सी प्लेट पे, एमिटर प्लेट पे, जब हम लोग क्या करते हैं इस टाइप से रेडिएशन डालते हैं यानी लाइट डालते हैं, तो लाइट में बेसिकली हम लोग डाल क्या रहे हैं, फोटोन। तो जब अपन फोटोन डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर आए, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे ये इसका निगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, ये हुआ। तो यहाँ पे ये बताइए आप, अगर ये निगेटिव टर्मिनल इसके इस प्लेट से जुड़ा हुआ है तो इस प्लेट पे चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा हुआ है यानी इस प्लेट का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, जैसे ही लाइट डाली तो यहाँ पे क्या था, कैसी लाइट डाली, काबिल फोटोन की लाइट डाली, बताया था ना, काबिल फोटोन की लाइट डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो भाई साहब काबिल फोटोन की लाइट जैसे ही मैंने यहाँ पे डाली, ठीक है, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। अब यहाँ पर है हमारा निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो भैया ये प्लेट भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो ये क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी कि धक्का मारेगी, धक्का मारेगी ना इलेक्ट्रॉन्स को। और ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, और आपको पता है कि जब दो अपोजिट चार्ज आपस में मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, और मस्त करंट बह रहा है भैया, हमको क्या मिला, मज़ा आ गया, हमको मज़ा आ गया। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अच्छे से हमको करंट मिल रही है, उसका नाम दिया हमने फोटो करंट, अमीटर में बढ़िया रीडिंग आ रही है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ भाई साहब, अब यहाँ पे बात हुई, कई एक्सपेरिमेंट हुए। अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग रुके नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, करंट मिली उनको। अब यहाँ पे रुके नहीं वो, उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी की बात कर दी भाई साहब, इससे करंट बढ़ाने की बात कर दी। अब वहाँ पे करंट बढ़ाने की बात हुई तो हम लोग आ गए इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी अपन लोग जानते हैं कि अगर मान लो हमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी, केस फर्स्ट बनाते, देखिए केस फर्स्ट में हमने क्या किया, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ किया। तो जब अपन ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ किया तो अपन जानते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के। ये चीज़ अपन ने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के। तो भाई साहब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी क्या उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन क्या उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो भाई साहब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के। यानी करंट जैसे, मतलब कि अगर हमको करंट को इंक्रीज़ करना है, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो करंट क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। बात समझ में आई। लेकिन ये जो कंडीशन होगी ये एक फिक्स्ड टाइम तक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक केस ऐसा आता है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अब भाई हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, तो यहाँ पर उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं उनको इतनी मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है कि वो क्या हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर आने के लिए, मतलब कि अब यहाँ से इस प्लेट से, एमिटर प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कब तक बढ़ेगी, जब तक यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएंगे ये करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि एक टाइम तक इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ेगी, ठीक है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अभी समझाऊंगा जब यहाँ पे अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ओके। अब अगर मैं बात करूं, अभी भी यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं रुके, उन्होंने करंट भी बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ भी साइंटिस्ट रुके नहीं, उन्होंने क्या किया, कहा भैया इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे इसका क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। अब इन्होंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी। बोला भाई पोलैरिटी रिवर्स करके देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आपको अगर बनाना तो अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी इस तरीके से।
अब जब इन्होंने इसकी पोलैरिटी रिवर्स की तो यहाँ पे तो इसको इस वाली प्लेट पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पहले निगेटिव था। ये क्या था, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, जब हमने पोलैरिटी रिवर्स की तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। अब भाई साहब यहाँ पे हमने फिर से लाइट डाली, जब लाइट डाली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, बढ़िया करंट मस्त बह रही, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आराम से करंट मिल रही है, हमको मज़ा आ रहा है, आराम से मीटर में रीडिंग आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, अब उन्होंने क्या किया, पोलैरिटी रिवर्स कर दी, करंट तब भी मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उंगली करना चालू कर दिया। उसमें क्या किया उन्होंने कि इसको वोल्टेज, यानी जो इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू कर दिया। बात समझ में, जब इनका पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू कर दिया तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला। चेंज क्या देखने को मिला कि यहाँ पर करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। तो भाई साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है, वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ में आई, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे इसके पास अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पे यानी पॉजिटिव प्लेट पे जब हम लोग लाइट डाल रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या है, निगेटिव चार्ज, और ये अब हो चुकी है पॉजिटिव। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने, मतलब कि आगे जाने देगी, ये इस पर क्या लगाएगी, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो चुका है ना, प्लेट है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो भाई साहब जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट डिक्रीज हो रही, यानी कि अब क्या होगा कि ये यहाँ से मान लो अगर इलेक्ट्रॉन निकला, वो बोला भाई साहब मैं जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको वापस खींच लेगी, कहेगी तुमको मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई साहब, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। अब केवल और केवल वही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, इस प्लेट तक, कलेक्टर प्लेट तक पहुँच पा रहे हैं जो कि जिनकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, जिनकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। बात समझिएगा, ठीक है। तो अब केवल और केवल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही इस पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच पा रहे हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, तो भैया यहाँ पे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, यानी इनकी अट्रैक्शन पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आता है, एक पोटेंशियल ऐसा आता है जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर तक नहीं पहुँच पाता। बात समझ में, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुँच पाता, वो पोटेंशियल हमारा कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। बात समझ में आई, वही पोटेंशियल क्या कहलाता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, जिसको अपन डिनोट करते हैं V नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, V नॉट से। और यहाँ पे ये जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये होता है KE मैक्स के बराबर। KE मैक्स इक्वल टू हो जाता है EV नॉट, यानी कि ये ऐसा पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है पॉजिटिव प्लेट में। बात समझ में आ रही। तो अब अमीटर में करंट हमको क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। बात समझ में आ गई। तो यही सारे कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे। अब इस पर हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे। तो जो ग्राफ आता है इसका, यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाए इसमें किसके किसके बीच में, करंट एंड वोल्टेज के बीच में, ठीक है, ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर अपन करंट एंड वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ये रहा वोल्टेज, ये रही करंट, ठीक है, और ये रहा अपन का वोल्टेज। तो इसका जो ग्राफ आता था वो कुछ इस टाइप से आता था, ठीक है, इस टाइप से आता था। बात समझ में आ रही। और ये जो पोटेंशियल होता था ये कैसा होता था, V नॉट। अब V नॉट कैसा है, रिवर्स पोटेंशियल है ना, तो ये किधर से चालू होगा, निगेटिव से चालू होगा, क्योंकि भाई साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव में बढ़ा रहे हैं ना, यानी रिवर्स कर रहे हैं, पोटेंशियल को रिवर्स करके उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से जाएगी, निगेटिव में जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, अब हमने क्या किया, 2 इंटेंसिटी की लाइट ले ली, एक I1 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी। तो आप हमें बताइए कि कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, I2 ज़्यादा होगी कि I1 ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टॉपिक पोटेंशियल है
ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ तक आने नहीं दे रहा है। अब क्या हम लोग इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारी करंट मैक्सिमम हुई वैसे ही क्या हुआ, हमारा इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर अब कोई भी करंट में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहा है, लेकिन वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा। किसकी वजह से? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो मैं ये बोलूँगा कि I2 इज़ ग्रेटर देन I1, क्योंकि भाई साहब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसकी करंट मैक्सिमम, तो करंट किसकी ज़्यादा है, I2 की। तो मैं ये बोलूँगा इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, I2 की ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि I2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, अभी अपन ने देखा था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो ये होता है ग्राफ, ये हमारा क्या है, स्टॉपिक पोटेंशियल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, EV0 आती है। तो इसको इतना नोट करिए, फिर अपन देख लेते हैं कुछ ग्राफ। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर अपन जितनी भी बातें मैं बताया हूँ, ये सारी बातें अपन लिखवाएंगे। ठीक है, सारी बातें मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बस ये बताइए आपको ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गई ना, कि किस तरीके से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, किस तरीके से स्टॉपिक पोटेंशियल यानी पोलैरिटी रिवर्स करने पे करंट जीरो हो जाता है, अमीटर में रीडिंग क्या आ जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग पोलैरिटी को मतलब जो रिवर्स पोलैरिटी होती है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज का क्या नाम होता है, V0, और वो V0 स्टॉपिक पोटेंशियल कहलाता है। वो ऐसा पोटेंशियल होता है जिसको अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर तक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाता, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो किसके बराबर हो जाती है, EV0 के बराबर हो जाती है। या फिर ऐसा मानिए जितनी एनर्जी हम लोग इसको कलेक्टर तक पहुंचने में दे रहे थे, यानी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने में दे रहे थे, हमने रिवर्स डायरेक्शन में उतनी एनर्जी दे दी। तो ये जो हमने रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी दी है ये क्या है, EV0, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। तो जैसे ही ये दोनों बराबर होते हैं वैसे ही सर्किट में करंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो मैंने जो बोला वो आप लोग लिख लीजिए फटाक से। लिखिए, एज अ लाइट फॉल, एरो बना के लिखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से। एज लाइट फॉल ऑन द मेटल प्लेट, एज लाइट फॉल ऑन द मेटल प्लेट्स, फोटो इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड विथ photoelectron are generated which constitute photocurrent, generated which constituent photocurrent। next line लिखिए, the negative terminal pushes the electron and hence a reading in the ammeter is achieved। The negative terminal pushes the electron and hence reading in the ammeter is achieved, full stop। next point, if we increase the intensity of the light, then current in increase। देखिए यही बात मैंने बोला, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, current is increase and achieve a saturation value and all come out of the surface, and all the come out of the surface। ठीक है, all the electron come out of the surface। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखिए, एज द पोलैरिटी इज रिवर्स। अब हमने क्या किया भाई साहब, सबसे पहले इंटेंसिटी पे बात की कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज़्यादा करंट होगी। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, अगर हम लोग पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, तो वही चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, एज द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड द जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन
the generated photoelectron slow down ड्यू टू द पॉजिटिव एमीटर प्लेट, ड्यू टू द पॉजिटिव एमीटर प्लेट। यानी कि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही हमने पोलैरिटी रिवर्स की ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कलेक्टर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सच अ केस ओनली दोज इलेक्ट्रॉन, इन सच अ केस ओनली दोज इलेक्ट्रॉन reach the collector which maximum kinetic energy, आगे लिखिए, on increase the potential current in ammeter becomes zero, and we say that even the fastest moving electron cannot reach the collector plate, नेक्स्ट लाइन से उसी के नीचे, दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग होगा इस तरीके से, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद आप लोग ये लिख लेंगे के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ई वी नॉट के बराबर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स की ये वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता है तो क्या यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? क्योंकि अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मैं इस ग्राफ को रफ कर दूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या होता है। अब के ई मैक्स अपन ने पढ़ा, के ई मैक्स क्या होता है, ई वी नॉट के इक्वल होता है। अब अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हो जाएगी अपन की ई वी नॉट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वी मैक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा अपन का 2 ई वी नॉट अपॉन में एम, और वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट में 2 ई वी नॉट अपॉन में एम। यानी कि अगर हमसे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड पूछेगा तो वो क्या होगी, 2 ई इंटू वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, मास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये अपन को करना, लेकिन यहाँ पे अभी मास की चर्चा नहीं करेंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखते हैं। बात समझ में आई, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर वेव के अंदर, क्योंकि अपन को अभी मास के बारे में चर्चा नहीं करनी है। बात समझ आई। लेकिन हाँ, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, हम लोगों को फोटोन के मास की चर्चा नहीं करनी है। हम यहाँ पे जो मास हम लोग रखेंगे वो किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आई। तो यहाँ से अपन इस तरीके से वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आई थी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 ई वी नॉट अपॉन में एम, ओके। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करना था, इसी वजह से मैंने रफ कर दिया, मैं बस जानकारी के लिए बता रहा था, ओके। अब देखिए यहाँ से के ई मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हमको स्टॉपिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो अपन जानते हैं यहाँ से आइंस्टीन साहब ने क्या बताया था, आइंस्टीन साहब ने ये बताया था कि जो एनर्जी है फोटोन की वो 2 पार्ट में न्यूट्रलाइज्ड होती है। एक होता है वर्क फंक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इन 2 चीज़ों में न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है जो हमारी एनर्जी होती है फोटोन की। अगर मैं यहाँ से के ई मैक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो के ई मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एच न्यू माइनस 5, यही आएगा, कितना आएगा, हाँ यही आएगा। अब अपन को पता है कि के ई मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ई वी नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का 5। अब यहाँ से अगर वी नॉट की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी एच न्यू अपॉन में ई माइनस 5 अपॉन में ई, ये आ जाती है हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, ओके।
ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, ई क्या है भाई साहब, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही, यानी कि प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये क्या है, प्रोटॉन है अपन का, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, समझ में आ रही है ना बात। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये क्या होगी, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो ये आ जाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ ग्राफ्स। ओके, चलिए आप लोग हेडिंग डालिए अब जल्दी से, ग्राफ क्या है, ग्राफ्स पढ़ेंगे अब अपन लोग। तो सबसे पहला ग्राफ अपन पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच अपन ग्राफ पढ़ेंगे। तो बताइए कैसा आएगा, आप बता सकते हैं अब काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, बता सकते हैं, क्योंकि अपन को आइंस्टीन की इक्वेशन पता है, क्या होती है, h/nu = phi + ke⁻max होती है ना, यही होता है। और अपन को क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू बतानी। तो यहाँ से अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = h/nu माइनस का phi हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं दिख रहा है आपको, देखिए अगर इसको y = mx + c से डिनोट करें, ठीक है, mx + c की बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, m क्या हो गया h, यानी कि यहाँ पे tan थीटा कितना हो गया, स्लोप कितना आ गया h, एंड x की जगह क्या है, फ्रिक्वेंसी वेरिएबल है, ठीक है। इसी के बीच में हम अपन को क्या बताना ग्राफ, एंड जो आपका इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया, फाई हो गया। लेकिन ये फाई क्या है, माइनस में, यानी इंटरसेक्शन क्या नीचे से आएगा, निगेटिव में जाएगा। बात समझ में, इंटरसेक्शन तो होगा, क्या इंटरसेक्शन नहीं होगा, होगा भाई साहब। देखिए सी की जगह पर क्या है, फाई है, और फाई की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि इंटरसेक्शन निगेटिव पार्ट से जाएगा। यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा, देखिए यहाँ पे अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ये रही अगर हमारी, मान के चलिए ये रही अगर हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंड ये रही हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो ग्राफ आता है इसका, ये कुछ इस टाइप से आता है, देखिए मैं दूसरी चौक से बनाता हूँ, ठीक है, इस टाइप से कुछ ग्राफ आता है। ये हमने अलग अलग मेटल के लिए बनाया है। ये मान लीजिए अगर मेटल फर्स्ट है, ये मेटल 2 है, ठीक है, तो ये हो जाता है एंगल हमारा थीटा, इसका भी एंगल हमने मान लिया अगर थीटा। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू अपन को दी हुई है वो कितनी दी हुई है, h, और ये होता है, ये जो अपन ने लिखा है ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन। अगर इसके लिए मान लीजिए फर्स्ट वाले मेटल के लिए phi1 है, तो सेकेंड वाले मेटल के लिए अपन ने क्या मान लिया, phi2। तो इस टाइप के ग्राफ आते हैं हमारे फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो ये ग्राफ्स अपन से कभी कभी पूछ लेता है, तो ये कैसा ग्राफ आता है इन दोनों के बीच में, हाँ कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और हाँ, हर एक मेटल के लिए जो स्लोप रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जो tan थीटा की वैल्यू है वो h ही रहेगी हर एक, ठीक है, हर एक स्लोप के लिए, यानी हर एक मेटल के लिए, सॉरी हर एक मेटल के लिए क्या होगा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू सेम रहेगी जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगला ग्राफ, जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट, चलिए, नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ग्राफ देख लेते हैं पोटेंशियल, यानी स्टॉपिक पोटेंशियल V0 एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में, किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में अपन ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आया था वो कितना निकल के आया था यहाँ से, h/e माइनस का phi/e। तो अभी जो अपन ने ग्राफ बनाया था ये वाला, देखिए ये जो अपन ने ग्राफ बनाया था अभी किसके बीच में, फ्रिक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी के बेस में, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ये क्या हो जाएगा, e से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अभी अगर हम लोग y = mx + c देखें तो यहाँ पे जो स्लोप अब आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जा रही है, h/e आ जा रही है। जब अपन देख रहे हैं स्टॉपिक पोटेंशियल के बारे में, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है वो h/e आ रहा है, एंड जो
हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 5/E आ रहा है। यानी इसका भी ग्राफ कैसा जाएगा, अपन का स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से, थोड़ा रुकिए मैं बना देता हूँ सही से ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, और ये रहा हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो ग्राफ आता है वो आता है हमारा कुछ इस टाइप का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाता है। ये मैं अलग अलग मेटल के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है। ये एंगल अपन का क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी h/E। बात समझ में आई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके लिए, यानी फर्स्ट वाले, इसको अगर मैं फर्स्ट मेटल मानूँ, इसको अगर मैं सेकंड मेटल मानूँ, तो फर्स्ट मेटल के लिए जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा phi1/E, एंड सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा phi2/E। ओके, तो ये है हमारा किसके किसके बीच में ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ। समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए इसको नोट करिए, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, आपको स्टॉपिक पोटेंशियल दिया हुआ है कि V01 पे स्टॉपिक पोटेंशियल में जो वेवलेंथ है वो λ2 है, एंड V02 पे कितनी है λ1 है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि लैम्डा जो हमारी वेवलेंथ है इसमें क्या रिलेशन आएगा, λ1 इज ग्रेटर देन λ2, λ1 इज लेस देन λ2, λ1 इज इक्वल टू λ2, या फिर लैम्डा, या फिर आपसे बोल रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या आंसर होगा आपका, बोलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब आपका पोटेंशियल यहाँ पे अभी आपने क्या देखा था h/nu इक्वल टू 5 + ke max होता है, और ke max को अपन क्या लिख सकते हैं EV0 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लैम्डा के टर्म में लिखूँ तो ये हो जाता है hc/λ, यानी जितनी ज़्यादा हमारी वेवलेंथ होगी क्या उतना ही कम ये होगा हमारा पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है, जितना ज़्यादा हमारा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतना ही कम पोटेंशियल होगा। तो सबसे कम पोटेंशियल किसका है, तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2 होगा। बात समझ में आई, ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। और हमसे पूछ क्या रहा था कि लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, तो λ1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि इसका स्टॉपिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में, λ2 की वैल्यू क्या है, कम है, तो जिसकी वैल्यू कम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, और जिसकी स्टॉपिक पोटेंशियल कम उसकी लैम्डा ज़्यादा। यही तो मैंने बोला था अभी। यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो यहाँ पे लैम्डा जिसकी ज़्यादा उसका स्टॉपिक पोटेंशियल कम, तो लैम्डा किसकी ज़्यादा है भाई साहब, इसकी ज़्यादा है, तो इसका स्टॉपिक पोटेंशियल क्या हो गया, कम, और जिसकी लैम्डा कम उसका स्टॉपिक पोटेंशियल ज़्यादा। तो यहाँ पे लैम्डा किसकी कम है, इसकी। बात समझ में आ रही, इसका स्टॉपिक पोटेंशियल क्या हो गया, कम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे λ1 इज ग्रेटर देन λ2। अगर यहीं पे मैं फ्रिक्वेंसी की बात कर लेता, इसको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मान लेता f1, यहाँ पे मान लेता f2, तो f2 इज ग्रेटर देन f1 हो जाता, क्योंकि जिसका स्टॉपिक पोटेंशियल ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा। बात समझ में आई। लेकिन लैम्डा के केस में क्या था, जिसका लैम्डा ज़्यादा, लैम्डा किसका ज़्यादा है भाई साहब, इसका ज़्यादा है, इसी वजह से इसका स्टॉपिक पोटेंशियल कम है। क्योंकि भाई साहब रिवर्स होता है ना, तो रिवर्स में इधर की तरफ हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, λ1 की, इसी वजह से इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। बात समझ में। या फिर अगर हम लोग स्टॉपिक पोटेंशियल की बात करें तो जिसका स्टॉपिक पोटेंशियल कम उसकी लैम्डा ज़्यादा, तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2। यही रिलेशन पूछा था, यही हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक कवर किया है, ग्राफ्स, जिससे काफ़ी अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।